भारत में इतना आकर्षण था कि यहाँ अनेक विदेशी आए और गए। अनेक सोना तो अनेक चांदी ले गए। ये तो चीन बौद्ध यात्री थे जिन्होंने सोना चांदी नहीं बल्कि पुस्तकें ले जाना पसंद किया। जय भीम, नमो बुद्धाय। ह्वेनसांग लिखित बुक भारत की यात्रा में उन्होंने स्वयं लिखा है कि स्वयं ह्वेनसांग भी 657 पुस्तकों की पांडुलिपियां साथ ले गए। इत्सिंग ने अपने यात्रा विवरण के आरंभ में लिखा है कि चीन से भारत और उनके पड़ोसी देशों में अब तक 56 बौद्ध यात्री आ चुके हैं। इत्सिंग कोई 400 और ह्वेनसांग 657 बौद्ध ग्रंथों की पांडुलिपियां अपने साथ चीन ले गए थे। विचार कीजिए कि जब दो बौद्ध यात्री करीब 1000 बौद्ध पांडुलिपियां चीन ले गए तो 56 बौद्ध यात्री कितनी पुस्तकें चीन ले गए होंगे। वाकई में भारत बौद्ध साहित्य का खजाना था। ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक सी यू की में अपनी यात्राओं का जो विवरण हमें प्रदान किया है उसका प्रथम अनुवाद स्टैनिस्लैस जूलियन ने प्रस्तुत किया। स्टैनिस्लैस जूलियन फ्रांस के थे तथा चीनी विद्या के मर्मज्ञ विद्वान थे। 1850 के दशक में सर्वप्रथम उन्होंने ही ह्वेनसांग की यात्रा वृतांत का फ्रेंच भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया था। बाद में 1884 ईस्वी में सैमुअल बील ने इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया। सैमुअल बील चीनी भाषा से अंग्रेजी में सीधा अनुवाद करने के अधिकारी विद्वान थे। उन्होंने न सिर्फ ह्वेनसांग की यात्रा वृतांत अपितु उनकी जीवनी भी अंग्रेजी में उपलब्ध कराई है। ह्वेनसांग की एक जीवनी उनके मित्र हाई ली ने लिखी थी। बील ने इसका अनुवाद ह्वेनसांग का जीवन नाम से किया है। सैमुअल बील के बाद ह्वेनसांग के यात्रा वृतांत को अंग्रेजी में प्रस्तुत करने का श्रेय टॉमस वार्टज को जाता है। टॉमस वार्टज प्राच्य विद्या के विशेषज्ञ थे। टॉमस वार्टज की ही आधार सामग्री पर रीड डेविड ने ह्वेनसांग की भारत यात्रा को अंग्रेजी में संपादित किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक विश्व इतिहास की झलक में दुनिया की एक से बढ़कर एक सभ्यताओं, साम्राज्यों तथा राजाओं का वर्णन किया है। लेकिन उन्होंने दुनिया का इतिहास लिखते हुए सबसे पहले किसी राजा को नहीं बल्कि यात्रियों के राजकुमार ह्वेनसांग को याद किया है। इससे दुनिया के इतिहास में ह्वेनसांग के महत्व को समझा जा सकता है। वे बड़े जीवट के ज्ञान पिपासु थे। रास्ते में बहुत मुसीबतें झेली, अनेक खतरों का सामना किया तथा ठंडे रेगिस्तानों और पहाड़ों को पार करके भारत आए। एक प्राचीन चीनी पुस्तक के हवाले से नेहरू ने ह्वेनसांग का हुलिया बताया है कि वे सुंदर और लंबे थे, रंग ढंग नाजुक और आंखें चमकदार थी, चाल ढाल गंभीर और शानदार थी, रूप से तेज और मनोहरता टपकती थी। उनके व्यक्तित्व में पृथ्वी को घेरे हुए एक विशाल समुद्र की गहराई पाई जाती थी और जल में पैदा होने वाले कमल के समान शांति और सुषमा विराजमान थी। तब चीन में तांड वंश और भारत में वर्धन वंश का शासन था। सम्राट ताइचुंड के ज़माने में ह्वेनसांग भारत आए। वे 629 ईस्वी में चीन से चलकर हिंद चीन पहुँचे। वहाँ कुछ दूर तक तारीम नदी की उत्तरी बस्तियों में होते हुए थियान शान पर्वत को लांघकर ताशकंद, समरकंद और अफगानिस्तान के रास्ते कश्मीर पहुँचे और भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक घूमने तथा कई जगहों में बरसों पड़ने के बाद फिर अफगानिस्तान और दक्षिणी चीन हिंद के रास्ते 645 ईस्वी में चीन वापस पहुँचे। इसके बाद जीवन के शेष दिन साथ ले गई पांडुलिपियों के अनुवाद में बिताए। ह्वेनसांग को भारत तक पहुँचने में लगभग 1 साल का समय लगा। वे कश्मीर से जालंधर, कुलूट तथा मथुरा होते हुए थानेश्वर पहुँचे। थानेश्वर से मतिपुर, अहिच्छत्र तथा शंकाश्य होते हुए 636 ईस्वी के मध्य में उन्होंने कन्नौज में प्रवेश किया। कन्नौज से अयोध्या, प्रयाग, कौशाम्बी, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली, पाटलिपुत्र आदि स्थानों का भी भ्रमण किया। पाटलिपुत्र से चलकर बोधगया, फिर नालंदा। इसके बाद वे बंगाल, उड़ीसा, धान्य कटक होते हुए पल्लवों की राजधानी कांची गए। कांची से वे आगे नहीं जा सके तथा उत्तर की ओर लौट पड़े। इस भ्रमण के दौरान ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र में प्रसिद्ध विहारों और स्तूपों के दर्शन किए। बोधगया में बोधि वृक्ष की पूजा की तथा नालंदा में कोई 1.5 वर्षों तक निवास कर बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया। ह्वेनसांग के विवरण से तत्कालीन समाज और संस्कृति का अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है।
अपने ग्रंथ में उन्होंने अनेक स्थानों के नाम दिए हैं, जिससे कि 7वीं सदी का भूगोल समझने में सहायता मिलती है। कई स्थानवाची नामों से हमें अन्य सूचनाएं भी मिलती हैं। मिसाल के तौर पर गाजीपुर को ह्वेनसांग ने चान यू कहा है। किसी ने चान यू का अर्थ बहादुरों का देश कहा है, तो किसी ने गर्जनापति कहा है और किसी ने गाधी क्षेत्र भी कहा है। दरअसल चान यू चीनी भाषा के 2 शब्दों का मेल है। चान का अर्थ विपस्सना और यू का अर्थ क्षेत्र होता है। इस प्रकार चान यू का पूरा अर्थ विपस्सना का क्षेत्र हुआ। गाजीपुर कभी विपस्सना का मुख्य क्षेत्र हुआ करता था। सारनाथ के निकट होने के कारण यह क्षेत्र बौद्ध स्थलों से भरा पूरा था। चान का एक उच्चारण रीति चेन है। चान या चेन से चीन में एक बौद्ध पंथ चा आन का प्रचलन है। चान वस्तुतः बौद्ध शब्दावली झान का बदला हुआ चीनी रूप है, जिससे संस्कृत में ध्यान बना है। ह्वेनसांग 7वीं सदी में जब गाजीपुर आए थे, तब गाजीपुर क्षेत्र में अनेक बौद्ध केंद्र थे। साथ ही संघाराम और स्तूप भी बने थे। अनेक इतिहास ग्रंथों और विवरणों में चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग की भारत यात्रा संबंधी संदर्भों का गलत इस्तेमाल भी किया गया है। मिसाल के तौर पर ह्वेनसांग ने प्रयाग में कुंभ मेले का कहीं जिक्र नहीं किया है। बावजूद इसके कुंभ मेले के इतिहास को भी ह्वेनसांग से जोड़ लिया गया है। दरअसल ह्वेनसांग ने प्रयाग में जिस आयोजन का जिक्र किया है, वह मूल रूप से बौद्ध आयोजन था। प्रयाग में बौद्धों की महादान भूमि का वर्णन करते हुए ह्वेनसांग ने लिखा है कि तब तक प्रयाग का संगम 10 ली के घेरे में विस्तृत था। दूर दूर तक बालू फैला हुआ था। भूमि ऊंची और सुहावनी थी। इस महादान भूमि पर दान किए जाने का शुभारंभ बुद्धदेव की मूर्ति के अलंकरण से होता था। जैसा कि पहले कहा गया है कि ह्वेनसांग कांची गए थे। कांची के बारे में उन्होंने लिखा है कि यह राज्य 6000 ली में फैला है। राजधानी कांची है, जिसका क्षेत्रफल 30 ली है। भूमि उपजाऊ है, फल फूल बहुत होते हैं। लोग साहसी तथा ईमानदार हैं। भाषा और लिपि मध्य भारत से थोड़ी सी अलग है। राज्य में कई 100 संघाराम हैं। 10,000 महायानी बौद्ध भिक्षु हैं। अनुवादक ठाकुर प्रसाद शर्मा ने बौद्ध भिक्षु का अनुवाद साधु कर लिया है। अनुवाद साधु करने से भ्रम की गुंजाइश बनती है। यदि 10,000 साधु के आगे ह्वेनसांग स्पष्ट नहीं करते कि वे महायानी बौद्ध थे, तब इसे हिंदू साधु से भी जोड़ा जा सकता था। इसलिए अनुवादक को एक एक शब्द जांच परख रखना चाहिए था। ह्वेनसांग का यात्रा वृतांत न सिर्फ भारत की आंतरिक स्थिति से हमें अवगत कराता है, बल्कि भारत चीन संबंधी अनेक मामलों को भी उजागर करता है। तब सम्राट हर्षवर्धन गंजाम प्रदेश जीतकर कन्नौज लौट रहे थे। उन्होंने भास्कर वर्मा को ह्वेनसांग के साथ कजंगल नगर बुलाया और फिर दोनों कन्नौज चल पड़े। हर्ष ने ह्वेनसांग से कहा कि मैंने देवपुत्र चिनवाद के बारे में सुना है, जिन्होंने देश को अराजकता और बर्बादी की दशा से व्यवस्था और समृद्धि में पहुंचाया है। उनकी संतुष्ट प्रजा चिनवाड़ के विजयों के गीत गाती हैं। चिनवाड़ सम्राट ताईचुंड का कुमार जीवन का पद था। कुमार जीवन में उन्होंने एक भयंकर विद्रोह को दबाया था, जिसकी याद में उनके सैनिकों ने नाच के साथ गाने का भी गीत रचा था। इसी से विदित होता है कि ताईचुंड के विजयों का एशिया में कैसा प्रभाव हुआ था। उस युग तक चीन के लोग ईख के रस को खांड और मिश्री बनाना नहीं जानते थे। वे मिश्री को मधुशिला यानी कि शहद पत्थर कहते थे। ताईचुंड ने भारत में अपने आदमी मिश्री बनाना सीखने के लिए भेजे। चीन के लोग भारत के रंग बिरंगे मलमल के कपड़ों से चकित होते थे। वे उन्हें उषा की भाप कहते थे। इधर भारत के लोग भी चीनांशुक यानी कि चीन के रेशमी कपड़ों को बहुत चाहते थे। इस प्रकार हम पाते हैं कि ह्वेनसांग के यात्रा वृतांत से पता चलता है कि दोनों देशों के बीच विद्या का आदान प्रदान होता था। आज आपने संक्षेप में सुना कि चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग की भारत यात्रा का विवरण क्या था। उन्होंने यात्रा कहाँ से शुरू की और कहाँ तक उनकी यात्रा चली। चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग की भारत यात्रा की विस्तृत जानकारी लेकर अगले कुछ वीडियो में फिर से आएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।
और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।